डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 11वीं में एनिमल किंगडम यानी प्राणी जगत के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लास 11th में प्राणी जगत एनिमल किंगडम क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जंतु के बारे में बताया गया है कि जंतु के क्या विशिष्ट लक्षण होते हैं। तो जंतुओं के जो विशिष्ट लक्षण होते हैं उसमें प्रत्येक जीव के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक संगठन होता है, उसका शारीरिक गठन होता है। साथ ही साथ उसमें संवेदनशीलता पाई जाती है, उत्तेजनशीलता पाई जाती है। वह रिप्रोडक्शन करता है, लैंगिक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया उसके अंदर होती है। वह रेस्पिरेशन करता है, उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि उसके शरीर के अंदर तमाम ऐसे सिस्टम होते हैं जो बॉडी को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, कुछ बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। समानता और असमानता के आधार पर जंतुओं को अलग अलग वर्गों में, समूहों में डिवाइड किया गया है, उनको क्लासिफाई किया गया है। अब ये कह रहा है कि वर्गीकरण का आधार क्या है, यानी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का क्या आधार होता है, किस आधार पे हम जंतुओं का वर्गीकरण किए हैं। तो उसमें कुछ बिंदुओं पर, जैसे वर्गीकरण का जो आधार है, शरीर कोशिकीय संगठन है, शरीर की समिति है, खंडी भवन है, नोटोकार्ड है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये आपका देह हुआ, बॉडी कैविटी या सीलोम है, परिसंचरण तंत्र है, जनन तंत्र है। इस आधार पे हम जंतुओं को अलग अलग समूहों में, वर्गों में डिवाइड किए हैं। तो एक एक बिंदुओं को हम देखेंगे। सबसे पहले कोशिकीय संगठन यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, देखिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन क्या होता है, यानी किसी भी जंतु का शरीर किस लेवल का बना हुआ है उस पर हमको देखना है कि किस आधार पर, किस स्तर का उसका शारीरिक संगठन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो प्रिमिटिव या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा है, प्रोटोजोअन्स हैं, उनके अंदर जो बॉडी का संगठन होता है, बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो जीव द्रव्य स्तर पे होता है। किस स्तर पे? जीव द्रव्य स्तर पे होता है। किस स्तर पे? जीव द्रव्य स्तर पे होता है। क्या कहा हमने? शरीर का जो संगठन है, जैसे जीव द्रव्य स्तर पे, प्रोटोप्लाज्म लेवल पे अगर देखा जाए, जीव द्रव्य स्तर पे बॉडी का संगठन प्रोटोजोआ का है। किसका है? प्रोटोजोआ, यानी एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय। कोशिकीय स्तर देखा जाए, कोशिकीय स्तर, कोशिकीय स्तर, तो यह पोरिफेरा संघ का है। पोरिफेरा संघ यानी स्पंज। ठीक है, अगर हम ऊतक स्तर पे शारीरिक गठन देखेंगे, ऊतक स्तर यानी टिश्यू लेवल का, तो यह है आपका सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा या निडेरिया इसको बोलते हैं, जैसे हाइड्रा हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर अंग स्तर पे हम देखेंगे, अंग स्तर, तो आपका यहां शुरू होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस यानी फीताकृमि। ठीक है, तो इस तरह से शारीरिक गठन होता है जीव द्रव्य स्तर पे, कोशिकीय स्तर पे, ऊतक स्तर पे और अंग स्तर पे। अगर इसको आप इस ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे इस तरह से, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सेल्स जो होती हैं, ये सेल्स मिल करके टिश्यू बनाती है। क्या बनाती है? टिश्यू। ठीक है,
और ये समान प्रकार की यानी सिमिलर होती हैं, सिमिलर सेल्स, समान प्रकार की कोशिकाएं जो संरचना और कार्य में समान होती हैं वो टिश्यू यानी ऊतक का निर्माण करती हैं। और समान प्रकार के ऊतक मिलते हैं तो वो ऊतक तंत्र बनाते हैं, ऊतक तंत्र, टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम। और ऊतक तंत्र मिलते हैं तो अंग का निर्माण करते हैं यानी आर्गन बनता है, आर्गन, ठीक है, आर्गन बनता है। आर्गन मिलते हैं तो आर्गन सिस्टम बनता है, आर्गन सिस्टम यानी आर्गन तंत्र, अंग तंत्र, ठीक है। और अंग तंत्र मिलते हैं तो एक शरीर, आप मनुष्य का ही ले लीजिए, एक शरीर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एक मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। तो आपको क्या हमने कहा कि सेल्स, सिमिलर सेल्स कंबाइंड टुगेदर एंड मेक्स ए टिश्यू का निर्माण करती हैं। सिमिलर टिश्यू मिलते हैं तो टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, और टिश्यू सिस्टम मिलते हैं तो अंग बनाते हैं, अंग मिलते हैं तो अंग तंत्र, और अंग तंत्र से शरीर बनता है। अगर आप सेल्स लेवल पे देखेंगे तो स्पंज यानी स्पंज का जो शरीर होता है वो कोशिकीय स्तर का होता है, और हाइड्रा का जो शरीर होता है ये निवेरिया संघ का आता है तो वो टिश्यू लेवल का है। और ऊतक तंत्र अगर सिस्टम आप देखेंगे तो इसके आगे जैसे कि आप एनालिटिक्स के अंदर या इसके पहले भी देखेंगे तो ऊतक तंत्र बनता है। अंग जो है प्लेटीहेल्मिन्थेस या फीता कृमि है, फीता कृमि है। और अंग तंत्र जो भी आगे के जंतु हैं या फीता कृमि है, इसके आगे के जितने भी कार्डेट्स होते हैं उनका सिस्टम जो है अंग तंत्र स्तर पे होता है। अब अंग तंत्र को आप समझेंगे, यहाँ पर अंग तंत्र जो होता है इसमें अंगों के मिलने से, जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, क्या बोला मैंने? श्वसन तंत्र। अब श्वसन तंत्र में अंग तंत्र जो बनता है, इसमें सपोज करिए कि फेफड़ा है मनुष्य में, है ना, श्वास नली है, श्वास नली है, ठीक है, श्वास नली है, या नासा गुहा है, नासा गुहा है। ये क्या है? ये अंग है, ये अंग है। और ये अंग मिलेंगे तो अंग तंत्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अंग तंत्र बनाएंगे। ये चारों मिलते हैं, ये तीनों मिलते हैं तो अंग तंत्र या आर्गन सिस्टम बनाते हैं। और इस तरह के अंग तंत्र जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये सारे सिस्टम जब मिलते हैं तो एक बॉडी का निर्माण करते हैं, यानी इस बॉडी में जो है ये सिस्टम पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? तो इस तरह से हम टिश्यू, ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन लेवल देखते हैं। फिर इसके बाद आता है शरीर की सममिति, बॉडी सिमेट्री, यानी शरीर की सममिति कैसी होती है। सबसे पहले सममिति आप समझेंगे, सममिति क्या होता है। सिमेट्री, देखिए सिमेट्री या सममिति, इसको सममिति बोलते हैं। सिमेट्री जो होती है, सिमेट्री दो तरह की होती है, एक तो असममिति होगा और एक सिमेट्री होगा। यानी वह जंतु जिसके शरीर को दो हिस्से या दो से अधिक हिस्से में हम बांट सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे वह जंतु जो है सममिति वाला है, वो सिमेट्रिकल है। अगर किसी जंतु को हम दो या दो से अधिक हिस्से में नहीं बांट सकते हैं तो उसको बोलेंगे कि वो एसिमेट्रिकल है। क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिकल है। जैसे ये आपका एक जंतु है स्पॉन्जिला, ठीक है, ये स्पॉन्जिला है, इसके शरीर को हम जो है वो न तो दो हिस्से में बांट सकते हैं, न तो दो से अधिक हिस्से में बांट सकते हैं, तो इसको बोलेंगे एसिमेट्रिकल।
ये क्या है, एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल यानी असममित वाला यह जंतु है। और जिसको हम बांट सकते हैं दो हिस्से या दो से अधिक हिस्सों में, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। तो सिमेट्री दो तरह की होती है, एक तो रेडियल सिमेट्री हो गई, एक जो है रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री यानी अरीय सममिति। क्या बोलते हैं इसको, अरीय सममिति। और दूसरा है द्विपार्श्व सममिति। क्या बोलते हैं, द्विपार्श्व सममिति यानी बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। क्या बोला मैंने, देखिए दो तरह की सिमेट्री होती है, एक रेडियल सिमेट्री होती है यानी अरीय सममित होती है, और एक द्विपार्श्व सममित होती है अर्थात बाइलेटरल सिमेट्री होती है। द्विपार्श्व सममित का एग्जाम्पल जो है वो हाइड्रा को ले लीजिए, है ना। ये रेडियल सिमेट्री का ये हाइड्रा होता है। जैसे सिलेंट्रेट संघ के जो जंतु होते हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। रेडियल सिमेट्री का यहाँ पे मतलब क्या होगा, जैसे हाइड्रा का ये शरीर है, इस शरीर को, ये टेंटिकल्स होते हैं, इस शरीर को कह रहा है कि अगर हम, रेडियल सिमेट्री का मतलब ये हुआ कि इस शरीर को हम दो या दो से अधिक समान हिस्से में बांट सकते हैं, तो ये रेडियल सिमेट्री होगी। ठीक है ना, ये आपकी कौन सी सिमेट्री होगी, रेडियल सिमेट्री होगी। इस तरह से आप अगर बांटें तो यहाँ पे देखेंगे कि इसे हम दो या दो से समान हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है, हाइड्रा है, जैसे एक सेब है, मान लीजिए कि एक सेब है और आपको अपने 4 बच्चों को समान रूप से बांटना है, तो अगर सेब को हम 4 हिस्से में, 4 बच्चे हैं तो 4 हिस्से में, समान हिस्से में हम इसको बांट सकते हैं। ठीक है ना, तो सेब को 4 हिस्से में बांट करके हम चारों बच्चों को दे सकते हैं। इसका मतलब कि उस सेब में रेडियल सिमेट्री है, क्या है, अरीय सममिति है। और अगर कितना ही ये 2 या 2 से अधिक हिस्सों में नहीं बांट सकते हैं तो उसमें कोई सिमेट्री नहीं, अर्थात वो एसिमेट्रिकल है, असममित वाला है। तो ये हो गया रेडियल सिमेट्री। द्विपार्श्व सममित क्या होती है, तो बाइलेटरल सिमेट्री में कह रहा है कि जंतु को मध्य अक्ष से केवल 2 हिस्से, 2 समान हिस्से में अगर हम बांट सकते हैं तो उसमें बाइलेटरल सिमेट्री होगी, यानी उसको द्विपार्श्व सममित कहते हैं। मनुष्य से लेकर के आर्थ्रोपोड्स, जितने भी ये जंतु हैं, नॉन कार्डेट्स के, हायर नॉन कार्डेट्स हैं या कार्डेट्स हैं, उनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। जैसे मनुष्य को ही आप ले लीजिए, मनुष्य को यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये मनुष्य का शरीर है, इस शरीर को हम 2 हिस्से में अगर बांट दें, ठीक है, ये है आपका, तो बीच से आप 2 हिस्से में इसको बांट सकते हैं। ये हो गई बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। क्या बोला मैंने, द्विपार्श्व सममित। अगर बीचों बीच आप 2 हिस्से में, समान हिस्से में बांट सकते हैं तो इसको द्विपार्श्व सममित कहते हैं। तो ये तो सिमेट्री की बात हो गई। आगे हम चर्चा करेंगे ये खंडी भवन या सेगमेंटेशन क्या होता है। खंडी भवन या सेगमेंटेशन, देखिए सेगमेंटेशन, खंडी भवन, खंडी भवन जंतु के शरीर में, यानी खंडी भवन में कह रहा है कि 2 तरह का सेगमेंटेशन होता है। एक मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है और एक स्यूडो सेगमेंटेशन होता है। मेटामेरिक, मेटामेरिक सेगमेंटेशन और स्यूडो, स्यूडोमेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है ना, मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप लेंगे एनेलिड्स, केंचुआ है, केंचुआ में
मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, यानी बाहरी और अंदर, बाहर से भी और अंदर से भी इस जंतु में खंड स्पष्ट दिखाई देते हैं, समझ में आते हैं। यानी इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से ये खंड जो है स्पष्ट क्लियर होते हैं, तो इसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अगर खंड जो है सिर्फ बाहर से दिखाई दे, अंदर से वो क्लियर नहीं है, इंटरनली वो स्पष्ट नहीं है, वो बटा हुआ नहीं है, तो उसको हम स्यूडोमेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं, या आप कह सकते हैं ये फीता कृमि। फीता कृमि के अंदर ये जो सेगमेंटेशन होता है स्यूडोमेरिक सेगमेंटेशन ये पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से खंडी भवन के आधार पर हम जंतुओं का क्लासिफिकेशन करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि पृष्ठरज्जु या नोटोकार्ड। देखिए नोटोकार्ड जो है, नोटोकार्ड क्या होता है, मीजोडर्म में एक रॉड शेप संरचना होती है। ठीक है, ये कोई जंतु है और ये रॉड शेप संरचना, ये नोटोकार्ड होता है। ठीक है, अगर यह नोटोकार्ड उपस्थित है तो उसको हम कार्डेटा में रखेंगे। अगर ये रॉड शेप स्ट्रक्चर नोटोकार्ड अनुपस्थित है तो उसको नॉन कार्डेटा में रखेंगे। ठीक है, यानी नॉन कार्डेटा, यानी कार्डेटा वह है जिसमें नोटोकार्ड उपस्थित होता है, पृष्ठभाग पे डॉर्सल साइड पे रॉड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट, तो उसको हम कहेंगे कि ये नोटोकार्ड उपस्थित है, इसलिए ये कार्डेटा संघ का सदस्य है। ठीक है ना, कार्डेटा का है, कार्डेटा। और अगर यह रॉड शेप स्ट्रक्चर जो है अनुपस्थित है तो वह नॉन कार्डेटा का होगा। तो कार्डेटा में देखिए इकाइनोडर्मेटा तक, फाइलम इकाइनोडर्मेटा तक सभी सदस्य नॉन कार्डेट होते हैं, और इकाइनोडर्मेटा के बाद कार्डेट जो आते हैं उनमें जो है जितने भी कार्डेट्स हैं, कशेरुकी हैं, उनको हम कार्डेटा यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, नोटोकार्ड पाया जाता है, तो उसको कार्डेटा में रखते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के आधार पर भी हम जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं। किस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर आहार नाल विकसित है, अल्प विकसित है, पूर्ण विकसित है, और कैसे पाचन की कार्यकी होता है। जैसे आप ले लेंगे जो हाइड्रा है उसमें अंतःकोशिकीय पाचन होता है, यानी कोशिका के अंदर ही डाइजेशन हो जाता है। और मनुष्य के अंदर ले लीजिए, कार्डेट्स के अंदर ले लीजिए, तो सिस्टम के अंदर यानी आहार नाल के अंदर भोजन का पाचन होता है, डाइजेशन होता है। तो इस तरह से हम डाइजेस्टिव सिस्टम के आधार पर भी ये जो है क्लासिफिकेशन करते हैं। इनकम्प्लीटेबल और एक कम्प्लीटेबल डाइजेशन होता है, यानी एक अपूर्ण पाचन होता है और एक पूर्ण पाचन होता है। इसके बाद हम आते हैं देह गुहा, जो ये आपका आता है देह गुहा, बॉडी कैविटी के आधार पर भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। इस 3 फिगर में आपको हम देह गुहा के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। ए फिगर जो है नंबर 1 प्रगुहा या सीलोम है। कह रहा है कि प्रगुहा यानी इसके अंदर सीलोम पाया जाता है। एनिलिड्स और कार्डेट का एक प्रमुख लक्षण होता है, यानी ये प्रगुही होते हैं, सीलोमेट होते हैं। यानी कह रहा है कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो मेसोडर्म की ये लेयर होती है, वो उस लेयर में ये एक गुहा पाई जाती है, कैविटी पाई जाती है। देह गुहा बॉडी कैविटी क्या होती है पहले उसको आप समझेंगे। देखिए बाह्य त्वचा और मनुष्य के अंदर देख लीजिए, बाह्य त्वचा और आहार नाल के बीच में जो कैविटी होती है उसी को हम बॉडी कैविटी कहते हैं, उसी को देह गुहा कहते हैं, जो खाली स्थान होता है। तो अब कुछ जंतुओं में जैसे प्रगुहा सीलोम पाया जाता है, एनिलिड्स और कार्डेट के अंदर है, बाहर की तरफ एपिडर्मिस है, सबसे अंदर एंडोडर्मिस है, और ये जो है मेसोडर्म है। तो मेसोडर्म में ये देह गुहा जो है वो व्यवस्थित होती है, पाई जाती है, इसलिए इसको हम कहते हैं प्रगुहा या सीलोम या सत्य देह गुहा पाई जाती है। इसके बाद आप इस नंबर बी में देखिए, यहाँ पे स्यूडोसिलोमेट है, कूटगुही है, यानी असत्य प्रकार की देह गुहा है। इसमें देखिए बाहर की तरफ एक्टोडर्म है, अंदर की तरफ एंडोडर्म है, ये रेड कलर में हमने दिखाया है, फिर बीच में मेसोडर्म है,
इस मेसोडर्म के अंदर ये स्यूडोसीलोम पाउच के समान गोल अंडाकार संरचना जो है थैली के समान ये संरचना पाई जाती है, इसी को स्यूडोसीलोम कहते हैं। अगर पूरा यह मेसोडर्म में आस्तरित होगी, अगर पूरा यह मेसोडर्म में आस्तरित होती ये थैलीनुमा संरचना, तो इसको हम बोलेंगे कि सीलोम होगा। लेकिन यह छोटी छोटी थैलियों के रूप में जगह जगह पाया जाता है, इसलिए पूर्ण रूप से यह सीलोम का फॉर्मेशन मेसोडर्म में नहीं करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कुटगुही या असत्य देह गुहा या सीडोसिलोमेट, जो कि नेमाटोडा एस्केरिस में पाया जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है एसिलोमेट या अगुही, जिसमें गुहा होता ही नहीं है। एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में मेसोडर्मिस के अंदर जो है पेरेन्काइमा का एक पेरेन्काइमा पाया जाता है और इसमें देह गुहा उपस्थित नहीं होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं एसिलोमेट या फिर अगुहीय। तो ये रहा देह गुहा के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हम जंतुओं का क्लासिफिकेशन करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र। हमारे शरीर के अंदर रक्त का संचार या जंतुओं के अंदर रक्त का संचार कैसे होता है, इस आधार पर भी हमने क्लासिफिकेशन किया है। तो एक होता है ओपन टाइप, एक होता है क्लोज्ड टाइप। दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है, एक क्लोज्ड टाइप होता है, एक ओपन टाइप होता है। ठीक है, ओपन टाइप यानी क्लोज्ड यानी बंद प्रकार का है, बंद प्रकार का, और दूसरा है खुला प्रकार का। क्या कहा हमने, एक बंद प्रकार का और दूसरा है खुला प्रकार का। इस तरह से बंद प्रकार का क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का तात्पर्य क्या है, अगर जंतु के शरीर में ये कह रहा है कि किसी नली के अंदर रक्त का संचार होता है। क्या कहा हमने, अगर किसी जंतु में रक्त का संचार नली के अंदर होता है, सिरा और धमनी में होता है, वाहिनी के अंदर होता है, वेसल्स के अंदर होता है, तो उसको हम कहते हैं क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। किस टाइप का, क्लोज टाइप का। अगर ओपन टाइप होगा, ये क्लियर हो गया, क्लोज टाइप का यानी एनिलिट्स से लेकर के एनिलिट्स में क्लोज टाइप होता है, कार्डेट के अंदर क्लोज टाइप होता है, मनुष्य के अंदर स्वयं जो है क्लोज टाइप या बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण होता है। ओपन टाइप का जो परिसंचरण तंत्र होता है, इसको कह रहा है कि यह ऐसा तंत्र है जो खुला प्रकार का, रक्त का संचार जो है, रक्त का प्रसार जो है वो खुले रूप से होता है और एक कोटर से दूसरे कोटर में जाता है, एक कोटर से दूसरे कोटर में यानी एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाता है, जैसे आर्थ्रोपोडा के अंदर होता है। आर्थ्रोपोडा में ये ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जैसे आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच है, उसमें 3 साइनस होते हैं, पेरीविसरल साइनस, पेरिकार्डियल साइनस और पेरिन्यूरल साइनस। तीनों चैम्बर में रक्त का संचार स्वतंत्र रूप से एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में और दूसरे चैम्बर से तीसरे चैम्बर में, फिर पहले चैम्बर में ऐसे जाता रहता है। इसको कहते हैं ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद जनन तंत्र की बात करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कुछ जंतु एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं, कुछ लैंगिक जनन करते हैं, और कुछ जंतुओं में स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, कुछ में नहीं होती है, oogenesis की क्रिया होती है, कुछ में नहीं होती है। तो इस तरह से जनन तंत्र के आधार पर भी हम जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं। तो आज हम लोग एनिमल किंगडम के तहत, प्राणी जगत के तहत इन बिंदुओं पर चर्चा किए और कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में हम आपको बताए जिस आधार पे हम जंतुओं का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आज इस टॉपिक में हम लोग इन बिंदुओं पर चर्चा किए। आगे फिर और अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर के हम आपके सामने आएंगे। आप सिर्फ जो है थोड़ा सा समय दे करके और वीडियो को पूरा देखें। सबसे बड़ी बात है कि वीडियो आप शुरू करते हैं तो उस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देख करके जाएं, अन्यथा बीच में अगर आप छोड़ के जाते हैं तो जो भी इस वीडियो के अंदर हम बताए हैं वो आपको पूरा का पूरा नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे। और जब भी आपको लगे कि कहीं प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर दीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज बस इतना ही। नेक्स्ट
दूसरी वीडियो लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर ऑल।